नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आज सुबह में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी के अवैध बूचड़खानों पर वार के बाद चिकन और मीट कारोबारियों के भी यूपी में लाले पड़ गए हैं। आपको दिखाएंगे आज क्यों मीट कारोबारियों ने की है हड़ताल। साथ ही सुबह मॉर्निंग स्पेशल में देखिए एक अरबपति बिजनेसमैन की कातिल उसी की पत्नी निकली। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट सुबह 10:30 बजे। लेकिन शुरुआत एक ऐसी खबर से जो सीएम योगी आदित्यनाथ को परेशान कर सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था सुधारने और अपराधियों के मन में खौफ बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिन पुलिस वालों पर कानून व्यवस्था सुधारने का दारोमदार है, उनके हथियार ऐन मौके पर धोखा दे रहे हैं। निजाम बदल गया, लेकिन यूपी की पुलिस की ये तस्वीर नहीं बदली। देखिए जिनके हाथों पर दंगा रोकने की भारी भरकम जिम्मेदारी है, उनका हाथ पांव कैसे फूल रहा है। ना गन चली ना बम, सामने दंगाई भीड़ उबाल मार रही थी और सिपाही से लेकर अफसर हांफते हांफते असलहों में बारूद भरते नजर आ रहे थे। पर ये बारूद असर दिखाएंगे या नहीं, इस पर दावे से कुछ नहीं कहा जा सकता। जवानों की बात तो छोड़िए, अफसरों का हाल तंग करने वाला है। इस मॉक ड्रिल में पुलिस की पोल खुलकर सामने आ गई। कई थानाध्यक्षों के हाथ से एंटी राइट गन और पाइप गनों ने जौहर दिखाने से इनकार कर दिया। डीएम साहब ने मोर्चा संभाला, एक सिपाही की मदद से फायर करने में सफल रहे, लेकिन पास खड़ी महिला एसडीएम पहली बार में नाकाम रही। तो यहाँ भी पास खड़े अर्दली आगे आया। उनकी दूसरी कोशिश ने रंग दिखाया। तेज आवाज के साथ गोला भीड़ की गोद में जा गिरा। बड़ा दिल दिखाते हुए डीएम साहब ने इसका ठीकरा बंदूकों पर ना फोड़कर सबको चौंका दिया। कहते गए बंदूक नहीं, अफसरों में दिक्कत है। फायरिंग लोग कर रहे थे, इसमें कई लोगों की गन नहीं चल पाई है, तो क्या लगता है ये पुराने गन उनको बदलने की जरूरत है? ना, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कुछ ऑफिसर्स इनको हैंडलिंग नहीं आती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। अदरवाइज हमारे जितने हथियार बिल्कुल प्रॉपर बेहतर है। इधर डंडाधारी पुलिस वालों ने भीड़ को काबू पाने की कोशिश की। डंडा भांजते वो भीड़ पर चढ़ बैठे। पर ऐसा भी नहीं है कि सारे हथियार नहीं चले। जिन्हें बेहतर ट्रेनिंग मिली थी, उन्होंने दनादन फायर किया। भीड़ को काबू करने में जान लगा दी। एक सिपाही ने गोला फेंका तो जोर का धमाका हुआ। अगले ही पल उसके दूसरे साथी ने गोला फेंका तो फटने की बजाय गेंद बन गया। बेशक ये गाजीपुर में दंगा पर काबू पाने के लिए एक मॉक ड्रिल थी, लेकिन असल हालत में पुलिस और प्रशासन के अफसरों को भीड़ पर काबू पाने में पसीने छूट जाते हैं। समझना मुश्किल नहीं ये क्यों होता होगा। देखिए, विनय कुमार, गाजीपुर, आज तक। और अब इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक खबर उड़ीसा के जाजपुर से एक खबर आई है, जिसमें बताया गया कि एक बच्ची को जिंदा जमीन से बाहर निकाला गया है। अभी तक उस मां का नहीं पता चल पाया है जिसने अपनी ही मासूम बच्ची को जीते जी दफना दिया। जमीन के नीचे से कुछ निकालने की कोशिश कर रहे इस आदमी को ध्यान से देखिए। जमीन के नीचे से उसे जो मिलेगा उसे देखकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, आपने ठीक देखा। जमीन के नीचे एक नवजात बच्ची को दफना दिया गया था, लेकिन वो कहा गया है ना कि जाको राखे साइयां मार सके न कोई। इस बच्ची की भी जान बच गई। ये घटना ओडिशा के जाजपुर जिले के श्याम सुंदर गांव की है। सुबह स्कूल जाते वक्त एक छोटी बच्ची ने देखा कि जमीन के बाहर एक नवजात बच्ची का पैर है और वो हिल रहा है। उसने गांव वालों को बताया और फिर जाकर बच्ची को जिंदा निकाल लिया गया। जाजपुर जिला अस्पताल में बच्ची का इलाज चल रहा है और वो खतरे से बाहर है। पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जिंदा बच्ची को जमीन के नीचे दफन करने की घिनौनी हरकत किसने की।
आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज सुबह। उत्तर प्रदेश में आज से मीट कारोबारी बेमियादी हड़ताल पर जा रहे हैं। बूचड़ खानों पर कार्रवाई के बाद मीट कारोबारियों ने ये फैसला लिया है। आपको बता दें कि चिकन और मछली के कारोबारी भी इस हड़ताल में शामिल हैं। उनका कहना है कि इस फैसले से बूचड़ खानों पर जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, इससे उनका कारोबार भी जो है प्रभावित हुआ है। योगी सरकार ने यूपी की कमान संभालते ही सूबे के अवैध बूचड़ खानों पर डंडा चला दिया। अब इसके खिलाफ मीट कारोबारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। लखनऊ शटर डाउन, मुरादाबाद शटर डाउन, जालौन शटर डाउन। लखनऊ में तो मीट कारोबारी हाथों में बैनर लेकर बाजारों में घूम रहे हैं और लोगों से अपनी दुकानें बंद करने की अपील कर रहे हैं। आज तक की टीम जब लखनऊ की बकरा मंडी पहुंची तो दुकानें बंद थी। आप देख सकते हैं कि इस मंडी में जबरदस्त सन्नाटा पसरा हुआ है। दर्जन भर से ज्यादा दुकानें, सब दुकानें बंद हैं। ना कोई मुर्गा, ना कोई मछली और ना ही कोई मटन। इस वजह से इस बाजार से रौनक पूरी तरह से खत्म हो गई है। सरकार ने जो कार्रवाई शुरू की है अवैध बूचड़ खाने पर, उसके खिलाफ ये हड़ताल पर है। वो कह रहे हैं कि सबकी बंद है तो सब बंद करो, कोई ना खोलेगा। तो कितना नुकसान हो रहा है इससे? नुकसान क्या सर, कम से कम 2-4-500 कमाते दिन भर में तो घर का बच्चों का खर्चा चलता। नहीं कमा रहे हैं, बंद है तो क्या करेंगे, बैठे हैं 3 दिन से। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि अवैध बूचड़ खानों को बख्शा नहीं जाएगा। मीट कारोबारियों का कहना है वो भी लाइसेंस के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन ना तो लाइसेंस रिन्यू किए जा रहे हैं और ना ही लाइसेंस दिए जा रहे हैं। खानों पर कार्रवाई के चलते चिकन की सप्लाई भी प्रभावित हुई है। पोल्ट्री फार्म में मुर्गों की खेप तैयार है, लेकिन सरकारी डंडे के कारण मीट कारोबारी मुर्गे लेने से भी कतरा रहे हैं। किसानों को होने वाले नुकसान का हवाला भी दिया जा रहा है। स्थिति ऐसी होती चली जा रही है जहां किसान कह रहा है कि तकरीबन 4 करोड़ से ज्यादा चिकन वो अगले कुछ दिनों में अगर सप्लाई बाजार में नहीं किए जाते हैं तो वो मर जाएंगे, क्योंकि गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। स्लॉटर हाउसेस पर ताला लटकने से चिकन और मटन की सप्लाई ना के बराबर रह गई है। इसका असर नॉनवेज बनाने वाले रेस्टोरेंट पर भी पड़ा है। जो रेस्टोरेंट कभी नॉनवेज के शौकीनों से गुलजार रहते थे, वो आज वीरान है। लखनऊ की पहचान रही है मुगलई, लेकिन ये मुगलई अब कहीं ना कहीं गायब होता सा दिख रहा है। अमूमन इस रेस्टोरेंट में इस वक्त जबरदस्त भीड़ देखने को मिलती थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि तमाम कुर्सी टेबल वो खाली है। दिक्कत ये हो रही है कि हम लोगों को सप्लाई तो मिल ही नहीं पा रही है। इससे कितना नुकसान हो रहा है? इससे बहुत मान के चले 90% नुकसान हो रहा है। शुक्रवार को पोल्ट्री फार्म से जुड़े लोग सीएम आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे। बूचड़ खानों पर कार्रवाई की वजह से चिकन और मछली की दुकानों पर भी डंडा चल रहा है, लिहाजा चिकन और मछली के कारोबार को कार्रवाई से बाहर रखने की मांग हो रही है। बूचड़ खानों पर सरकारी डंडे के विरोध में मुरादाबाद में कुरैशी समाज के लोगों ने अपनी दुकानें बंद रखी और मीटिंग की, जिसमें सरकार से अपील की गई कि कानून के दायरे में इसका कोई हल निकाला जाए। जालौन में तो 2 दिन पहले मीट का खुदरा व्यापार करने वाले कोतवाली ही पहुंच गए। इनका कहना था कि बूचड़ खानों पर कार्रवाई से इनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। मीट कारोबारी परेशान है, सरकार से रास्ता निकालने की गुहार लगाई जा रही है। दूसरी तरफ सरकार कह चुकी है कि अवैध बूचड़ खाने चलने नहीं दिए जाएंगे। विरोध में बेमियादी हड़ताल का ऐलान हो चुका है। संकट रोटी का है, सवाल ये कि रास्ता क्या है, कब और कैसे निकलेगा। लखनऊ से शिवपूजन झा के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की, जो लगातार एक्शन में हैं। आज योगी सरकार को 9 दिन हो चुके हैं। खबर है कि आज सीएम योगी लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और राज्य की योजनाओं पर मंथन होगा। ज्यादा जानकारी के लिए बता रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक। अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट गोमती रिवर फ्रंट का मुआयना करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं और हम इस वक्त गोमती रिवर फ्रंट पर हैं। बाकायदा एक पूरा कह सकते हैं कॉन्फ्रेंस हॉल जैसा बनाया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस मीटिंग को चेयर करेंगे। आप देख सकते हैं तमाम तैयारियां अधिकारियों, इंजीनियरों के साथ होगी कि आखिर क्या है ये गोमती रिवर फ्रंट, क्या क्या मुआयना करेंगे, क्या क्या आदेश करेंगे, ये तो उनके आने के बाद पता चलेगा। लेकिन एक बात साफ है कि गोमती रिवर फ्रंट, जिसे अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है, उसे लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद आ रहे हैं। बाकायदा इस वक्त राम नाम का भजन बज रहा है
इस पार्क में और इस राम नाम के भजन के बैकग्राउंड में ये एक मीटिंग हो रही है। अब देखना ये है कि मुख्यमंत्री किस तरीके से इस अखिलेश यादव के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में क्या क्या नई बातें कहते हैं, क्या क्या बदलाव चाहते हैं। दरअसल उमा भारती पहले ही इस पर सवाल उठा चुकी हैं। ऐसे में देखना है कि कहीं कोई जांच की बात सामने तो नहीं आती। कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अवैध बूचड़खानों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसके विरोध में मीट कारोबारी आज से बेमियादी हड़ताल पर जा रहे हैं। उनसे बात की उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने। क्या कुछ बात हुई आपको वो दिखाते हैं और इस वक्त वो बोल रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं। का पालन हो सके उस दिशा में हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। ये उन्होंने कहा कि उन लोगों से मिलकर बातचीत आप जरूर करें। तो मेरा उन लोगों को ओपन इनविटेशन है सभी को सरकार की तरफ से, जब भी आप लोग मिलना चाहें एक मंडल के माध्यम से आए, अपने मेमोरेंडम को लेकर आए। हम उस पर जरूर एक मतलब फ्लेक्सिबल ओपन माइंड से विचार जरूर करेंगे। सर जो ऐसा है कि जो चीजें हम लोगों को जहां लेना था हम लोग ले भी चुके हैं, मगर जो आपके संज्ञान में ला रहे हैं ये सोशल मीडिया में, मैं उसका आप लोगों को आज आप प्रयास करें। कुछ आपके ही यहाँ पे जो टीवी चैनल जो बैठे हुए हैं उनके माइक्स भी लगे हुए हैं, वो इन चीजों का उल्लेख भी करने वाले हैं। उन्होंने चेक भी कर दिया, उसको जरा आप ध्यान में देखेंगे आपको समझ आ जाएगा जो मैं कह रहा हूँ। ये व्हाट्सएप में चल रहा है। नहीं, क्या पुलिस का ओवर एक्शन नहीं? हम तो पहले ही कह चुके हैं कि ये जो पुलिस लोग या अधिकारी लोग अति उत्साहित होते हुए कोई कार्रवाई कर रहे हैं तो ना करें, कृपा करके ना पे उन पे कार्रवाई होगी। विजिलेंटिज्म बाय पुलिस इज अनएक्सेप्टेबल टू अस। सर एक सवाल ये है कि जो मीट सेलर्स हैं उनका कहना है कि उनके पास लाइसेंस है लेकिन अब रिन्यूअल नहीं कर रही है नगर निगम। तो आए ना, हम तो मना नहीं कर रहे हैं ना। हाँ तो आएंगे, हमने कहा नहीं है कुछ। रिन्यूअल की बात है वो अलग है, मगर पालन की बात है वो अलग है, दोनों अलग अलग विषय हैं। तो आएंगे हम लोग, उनसे जरूर मिलेंगे और उस पे जो एक फ्लेक्सिबल माइंड होते हुए सकारात्मक सोच होती है वो हम करेंगे जरूर। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम किसी व्यवसाय के खिलाफ नहीं है, हम किसी की नौकरियां नहीं काटे, मगर अवैध काम कर रहा है, कोई खनन का काम कर रहा है और कोई उल्टा कर रहा है, उस पर भी बोला जाए कि नहीं अवैध है, उनका नुकसान हो जाएगा, उन लोग की नौकरियां चली जाएंगी, वो पेट पालते हैं, तो वो इस सरकार को जायज नहीं है। Well, it's a matter of detailing. We have to take into consideration various issues as per the law also. So those things will be in detail referred to the appropriate authorities, and accordingly we'll come out with the procedures. Apart from the meat sellers, the fish. नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्पेशल। सबसे पहली खबर हरियाणा के यमुनानगर से, जहां पर एक अरबपति पति का कत्ल कर दिया उसी की पत्नी ने। जी हां, आपको हम बता दें कि इस पत्नी ने कत्ल करने के बाद अपने बॉयफ्रेंड को 32 लाख की फॉर्च्यूनर गाड़ी गिफ्ट की, लेकिन 70 साल के उसके सास ससुर जो थे उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक प्राइवेट जासूस को अपॉइंट किया और उसके बाद जो सच्चाई सामने आई उसने सबको दंग कर दिया। प्रेमी के साथ मिलकर पति का मर्डर। 8 महीने बाद सुलझी मर्डर मिस्ट्री। प्राइवेट जासूसों की मदद से सुलझी गुत्थी। हाई प्रोफाइल मर्डर की परतें खुलनी शुरू हुई तो रिश्तों पर से भरोसा उठता चला गया। मर्डर की साजिश इतनी खौफनाक थी कि सुनने वाले हैरत में पड़ गए। तस्वीर में दिख रही महिला प्रियंका बत्रा है और उसके पास खड़ा शख्स कथित प्रेमी रोहित। दोनों को पुलिस ने प्लाईवुड उद्योगपति योगेश बत्रा के कत्ल के आरोप में गिरफ्तार किया है। योगेश बत्रा को 27 मई 2016 को यमुनानगर में रास्ते से हटाया गया। हत्या की वारदात को अंजाम देने के लिए 10 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। योगेश की पत्नी प्रियंका बत्रा और उसका बॉयफ्रेंड रोहित ने उत्तर प्रदेश के रहने वाले 2 शख्स को कत्ल के लिए तैयार किया। चारों में तय हुआ कि हत्या से पहले योगेश को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया जाएगा
और फिर उसके बेहोश होने पर बॉडी को नहर में ठिकाने लगा देंगे। लेकिन वारदात के वक्त योगेश को बेहोशी का इंजेक्शन लगाने की कोशिश नाकाम रही। जोर जबरदस्ती की वजह से सुई टूट गई और योगेश को इंजेक्शन नहीं लगाया जा सका। इसके बाद प्रियंका, रोहित और दोनों युवकों ने योगेश के मुंह पर तकिया रखकर उसका दम घोंट दिया। हत्या के बाद प्रियंका ने पति की मौत की वजह हृदय गति का रुक जाना बताया और फिर मृत्यु के अगले दिन बिना पोस्टमार्टम करवाए योगेश का अंतिम संस्कार तक कर दिया। जो आरोपी महिला है प्रियंका बत्रा, उसके ससुर ने मुकदमा दर्ज कराया था सितंबर महीने में कि उसके बेटे को उसकी बहू ने और उसके प्रेमी ने मौत के घाट उतार दिया है और 4.5 महीने के बाद पर्चा दर्ज हुआ। मई 2016 की ये घटना है। प्रियंका बत्रा के ससुर ने मामला दर्ज करवाया था कि उनकी बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उनके बेटे को मौत के घाट उतार दिया है। मई 2016 की ये घटना है। 4.5 महीने बाद पर्चा दर्ज हुआ। योगेश बत्रा के पिता सुभाष बत्रा को बेटे की मौत से गहरा झटका पहुंचा। वो मानने को कतई तैयार नहीं थे कि उनका जवान बेटा अचानक उन्हें बेसहारा छोड़कर चला जाएगा। बेटे को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, ऐसे में अचानक उसकी मौत की खबर परेशान कर रही थी। शुरू से ही प्रियंका के सख्त मिजाज के चलते सुभाष बत्रा पत्नी संगीता बत्रा के साथ बेटे से अलग रहते थे। 40 साल के बेटे की मौत ने उन्हें तोड़कर रख दिया था। वो इसे नियति का घिनौना मजाक मान चुके थे, लेकिन तभी बहू के व्यवहार में अचानक आए बदलाव से उन्हें शक होने लगा। सुभाष बत्रा के मुताबिक योगेश की मौत के कुछ दिनों बाद ही रोहित नाम का शख्स घर आने जाने लगा। प्रियंका ने अपने बच्चों को देहरादून पढ़ने के लिए भेज दिया और बत्रा परिवार के जितने भी प्लाईवुड के बिजनेस थे उनकी डायरेक्टर बन गई। बिजनेस की बागडोर अपने हाथ में आ जाने के बाद प्रियंका ने सास ससुर से भी दूरी बना ली। बहू के इस व्यवहार से उन्हें शक होने लगा। हो न हो बेटे की मौत के पीछे बहू का कोई न कोई हाथ है। इसी शक के आधार पर उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी, पर मौत के 4 महीने बाद यानी सितंबर के महीने में दर्ज कराई गई इस शिकायत को पुलिस हल्के में ले रही थी। तंग आकर उन्होंने प्राइवेट जासूसों का सहारा लिया। इसके बाद जो सच निकला किसी भूचाल से कम नहीं था। बेटे के कत्ल की गुत्थी खुलती चली गई। प्राइवेट जासूसों ने रोहित और बहू प्रियंका बत्रा के बीच के अवैध संबंध के पक्के सबूत निकाल लिए। प्राइवेट जासूसों को कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स हाथ लगे जिससे उनका शक यकीन में बदल गया। वो जिम में कोई लड़का ट्रेनर है जो कि इनको जिम सिखाता है और सिखाते सिखाते इसका उससे अफेयर हो गया। उसके बाद इन दोनों ने ये प्लानिंग करी कि हम किसी तरह से योगेश, हम दोनों के बीच में रुकावट है, उन्होंने उसको रास्ते से हटाने के लिए प्लानिंग से उसकी हत्या 27-28 की रात को की। वहाँ मेरे को कुछ डॉक्यूमेंट्रीज प्रूफ मिले हैं जो कि मैंने उनको थाने में प्रस्तुत किए हैं। इस फोटोग्राफ्स के आधार पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। रोहित और प्रियंका के कॉल डिटेल निकाले गए। कत्ल के दिन दोनों के बीच कई बार बातचीत हुई थी। हत्या के वक्त दोनों के मोबाइल का लोकेशन भी एक ही जगह मिला। पुलिस ने इसके बाद दोनों को दबोचने में वक्त नहीं लगाया। एक बार दोनों पकड़ में आ गए तो पुलिस की पूछताछ में सारी चालाकी सामने आ गई। पुलिस का दावा है कि प्रियंका बत्रा ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर कत्ल को अंजाम देने की बात स्वीकार कर ली है। यमुनानगर से भूपेंद्र मोर के साथ मंजीत सहगल, आज तक। योगेश बत्रा की हत्या के बाद पूरा परिवार बिखर गया। उसकी कातिल पत्नी ने अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया, अपने सास ससुर से सारे संबंध तोड़ दिए। लेकिन कहते हैं ना, जब पाप का घड़ा भरता है तो फिर कोई नहीं सहारा देता, कोई नहीं बचा सकता है। और ऐसा ही उसकी पत्नी के साथ भी हुआ। जब कातिल पत्नी का पाप का घड़ा भरा तो वो सीधे काल कोठरी के पीछे पहुंच गई। मेरे सपने में जरूर आता है। मेरे सपने में ये भी आया कि मुझे मम्मी गुंडे मार रहे हैं, बचा लो। मैं इनको कह रही हूँ कि तुम पास में खड़े हो, वो दोनों भाई उन लड़कों से गुंडे से लड़ रहे हो, तुम बचा क्यों नहीं रहे? इकलौते बेटे के छिन जाने का गम बूढ़े माँ बाप को दिन रात सोते जागते जिंदा लाश बना गया। बेटे की याद में आंसू बहाने वाली योगेश की मां जब भी सोती उसे सपने में अपने बेटे की चीखें सुनाई देती।
जिसे 2 गुंडे मार रहे होते और वो रोते हुए उनसे मदद की गुहार लगा रहा होता। हमें ये नहीं पता था कि ये अफेयर का भी चक्कर इसके साथ चल जाएगा। सब कुछ भगवान का दिया हुआ था, कोई कमी नहीं थी। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, हमें मालूम नहीं। मेरे सपने में जरूर आता है। मेरे सपने में ये भी आया कि मुझे मम्मी गुंडे मार रहे हैं, बचा लो। मैं इनको कह रही हूँ कि तुम पास में खड़े हो, वो दोनों भाई उन लड़कों से, गुंडे से लड़ रहे हो, तुम बचा क्यों नहीं रहे? मैं इनसे लड़ रही हूँ, बत्रा जी से। बेटे की मौत की तह तक जाने की जिद ने बहू और उसके बॉयफ्रेंड को काल कोठरी तक पहुंचा दिया। पुलिस के सामने कातिल बहू ने जो राज खोले वो दंग करने वाले थे। प्रियंका ने बताया कि रोहित एक जिम ट्रेनर था, वो उससे वजन घटाने के सिलसिले में मिली थी। जिम में ट्रेनिंग के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती गईं और देखते ही देखते प्रियंका रोहित की दीवानी हो गई। अब उसे घर बार का कोई होश नहीं था, वो घंटों जिम में ही वक्त बिताने लगी। इतना ही नहीं, जिम के बाद भी वो रोहित के साथ पार्टियों में होती। कई बार दोनों डिस्कोथेक में एक साथ घंटों थिरकते रहते। बताया जा रहा है कि जिम ट्रेनर को दिल दे बैठी प्रियंका ने उसे 32 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर कार तक गिफ्ट कर दी। जब प्रियंका के पति को यह सब पता चला तो वो आग बबूला हो गया। योगेश ने प्रियंका पर तमाम पाबंदियां लगा दी, उसके आर्थिक लेन देन पर नजर रखने लगा। दोनों के बीच रोहित को लेकर लड़ाइयां भी होने लगी। इसके बाद योगेश को बीच में आता देख प्रियंका ने उसे हमेशा के लिए मिटाने का खौफनाक फैसला ले लिया और उसके इस फैसले में जिम ट्रेनर बॉयफ्रेंड रोहित भी शामिल था। दोनों ने मिलकर योगेश को कत्ल करने की साजिश रची और उसे अंजाम तक पहुंचा दिया। 4.5 महीने बाद पर्चा दर्ज हुआ। कुछ दिन ये सिटी थाने में तफ्तीश रही, उसके बाद ये CIA करनाल में चली गई थी। उन्होंने इस महिला को और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है इस संबंध में। वो एक्चुअल में जिम ट्रेनर थे और जिम में जाते हुए इसकी दोस्ती हुई थी प्रियंका बत्रा की उनके साथ। पर वो कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं। गुनहगार कितना भी शातिर हो, जुर्म के निशान उसका पीछा नहीं छोड़ते। यही वजह है कि प्रियंका और रोहित की जुर्म की कड़ी भी खुलती चली गई और दोनों पुलिस के हाथ में चढ़ गए। अवैध संबंध पर सुनहरे भविष्य का उनका खूनी सपना चकनाचूर हो गया। पुलिस ने दोनों को कत्ल के आरोप में गिरफ्तार किया है। अब उनकी निशानदेही पर उनके साथियों की तलाश जारी है। यमुनानगर से भूपेंद्र मोर के साथ मंजीत सहगल, आज तक। उत्तर प्रदेश में जहां योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद मंचलों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, मिशन चलाया जा रहा है, वहीं कौशाम्बी में एक छात्रा ने मंचलों से और पुलिस वालों के रवैये से परेशान होकर खुदकुशी कर ली। उत्तर प्रदेश में जहां एंटी रोमियो स्क्वाड मंचलों के खिलाफ अभियान चला रहा है, सड़क पर मंचलों को धरते पुलिस वालों में तस्वीर खिंचवाने की होड़ मची है। यूपी के नए मुख्यमंत्री महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी ले रहे हैं। कमोबेश नई सरकार का हर मंत्री अपराधियों पर लगाम लगाने का दावा कर रहा है। ठीक उसी वक्त सूबे के कौशाम्बी जिले में एक छात्रा ने छेड़खानी से तंग आकर अपनी जान दे दी। कौशाम्बी की एक घटना ने सरकार और पुलिस के तमाम दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। टिपरी थाना इलाके के गाजा गांव में रहने वाली रचना सिंह राम भजन डिग्री कॉलेज में BA सेकंड ईयर की छात्रा थी। पिछले 3 दिनों से कुछ लड़के उसे परेशान कर रहे थे। उसके कहने पर घर वालों ने पुलिस में शिकायत भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टे दूसरे दिन रचना के घर वालों के खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया गया। इससे हताश होकर छात्रा ने खुदकुशी कर ली। मेरी बहन परीक्षा देने गई थी, जहाँ पे उससे आशीष नाम का लड़का छेड़खानी कर रहा था 2-3 दिनों से। बाद में हम लोगों ने शिकायत लेके जब कॉलेज गए, कॉलेज वालों ने हम लोगों की नहीं सुनी। फिर हम लोग चौकी गए, चौकी में पुलिस वालों भी नहीं सुना, उल्टा हम लोग के ऊपर ही FIR दर्ज कर दी गई। जब उल्टा हम लोग के ऊपर FIR दर्ज कर दी गई, उससे आहत होकर कल मेरी बहन ने फांसी लगा ली। छात्रा की खुदकुशी के बाद पुलिस में हड़कंप मच गया। पहले कार्रवाई से आनाकानी कर रही पुलिस अचानक नींद से जाग गई। दावे के साथ कहा जा सकता है कि पुलिस की ये बेचैनी लड़की की मौत की वजह से कतई नहीं होगी, बल्कि इस डर से होगी कि कहीं नए निजाम में नप ना जाए। सूचना चूंकि वरिष्ठ अधिकारियों के पास तक आई नहीं थी और पुलिस अधीक्षक महोदय ने जब देखा कि इस तरह की घटना हुई तो चौकी इंचार्ज और इंस्पेक्टर को उनके दायित्व निर्वहन न करने के लिए उन्होंने तत्काल सस्पेंड कर दिया। और वहाँ पे एक सिपाही का भी जो ड्राइवर था उसकी भी कुछ कमी बताई गई तो उसको भी तत्काल सस्पेंड किया गया।
उनके परिवारीजन ने 2 लड़कों का नाम लिखा था, जिसमें से एक की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। सवाल उठता है कि जब सूबे के मुखिया हर रोज पुलिस और प्रशासन को चेताते हुए दिखते हैं, इसके बावजूद भी यूपी की पुलिस हरकत में क्यों नहीं आती? बेशक प्रशासन ने थाना प्रभारी समेत 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्यों एक लड़की को छेड़खानी की वजह से खुदकुशी जैसा कदम उठाना पड़ा? जवाब सरकार को भी देना होगा और पुलिस प्रशासन को भी। कौशाम्बी से पंकज श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई के ठाणे से पशु तस्करी का एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, लेकिन इसका खुलासा तब हुआ आपको जब हम बता दें कि फोर्ड फिएस्टा ये गाड़ी जैसे ही डिवाइडर से टकराई और इसका एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि ये बेकाबू थी और रफ्तार काफी तेज थी, तो जब इसका एक्सीडेंट हुआ तब वहां पर आसपास के लोग पहुंचे। तब जाकर पता चला कि अंदर दरअसल 3 जानवर, लोगों की जगह 3 जानवर उसमें रखे गए हैं। स्थानीय लोग जब यहां पर मदद के लिए पहुंचे तो कार में पशु देखकर उनके होश फाख्ता हो गए। इसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई और पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। लेकिन जिस तरीके से एक कार के अंदर 3 पशुओं को ले जाया जा रहा था, वो वाकई हैरान करने वाला था। मॉर्निंग स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।